ये कहानी है साल 1960 की, जब यात्रा वाहन के नाम पर दादाजी के पास सिर्फ एक साइकिल हुआ करते थे। अपने खेतों में दिन भर की मेहनत के बाद रात को चारपाई सरकाकर गहरी नींद में सो जाना और तड़के सुबह बिना अलार्म के ही उठ जाना हमारे बड़ों की खासियत हुआ करते थे। 5 बच्चे और धर्म पत्नी को हर प्रकार की सुख सुविधा उपलब्ध करवाना दादाजी अपना कर्तव्य समझते थे। मौसम आया, उस साल अच्छी खेती हुई तो जश्न मनाने के लिए दादाजी मटन ले आए। बच्चे बहुत खुश थे और उन्हें देख दादा दादी जी भी बेहद प्रसन्न हुए। घर में खुशी का माहौल था, पर दादाजी की तसल्ली सबकी तरक्की, सबकी खुशी और सबकी सहूलियत में बसती थी। अचानक याद आया कि सब इतना आनंद मना रहे हैं, भोजन खाकर तो क्यों ना थोड़ा सा मांस अपनी बहन के यहाँ भी दे आए, जो कुछ ही दूरी पर उसी गांव में रहती थी। दादाजी ने धीरे से अपनी पत्नी के कान में पूछा कि कुछ बचा है या सब खत्म हो गया। दादी जी बोली कि बहुत है अभी तो, बाल बच्चे तो सुबह भी खा सकते हैं। दादाजी ने कहा, एक डोल में भरकर मुझे दे दो, मैं बहन के यहाँ देकर आता हूँ। दादी जी ने फट तैयार करके दे दिया और कहा, जल्दी आना, रात बहुत हो चुकी है। गर्मी के दिन और 10 बजे का वक्त था। गांव में रातें अक्सर जल्दी हो जाया करती हैं। दादाजी ने अपनी साइकिल निकाली, डोल आगे के हैंडल में लटकाया और पैडल मारते हुए चल पड़े अपनी बहन के मुंह का स्वाद बनाने के लिए। जैसे जैसे आगे बढ़े सुनसान सड़क, चारों तरफ अंधेरा और दोनों तरफ जंगल, बीच में जाता हुआ ऊबड़ खाबड़ सा एक कच्चा रास्ता। दादाजी दिलेर थे, किसी भी अंधविश्वास में यकीन नहीं रखते थे। अगर करते तो उस रास्ते पर अकेले जाने की हिम्मत वो कभी ना दिखाते। पूरे गांव में वो रास्ता चर्चा का विषय था। वहाँ रात के समय कुछ ऐसी गतिविधियां होती थीं जो भूत प्रेतों की तरफ इशारा करती हैं। बहरहाल दादाजी अपने बहन प्रेम निभाने के लिए और समय से पहुंचने की कोशिश में जोर जोर से पैडल चलाने लगे। अचानक उनको लगा कि जैसे किसी ने उनको उनके नाम से पुकारा। पीछे मुड़कर देखा तो कोई नहीं था। कुछ और आगे जाने पर ऐसा महसूस हुआ कि साइकिल को कोई पीछे ढकेल रहा है। पीछे मुड़कर देखा तो कोई नहीं था। पैडल आगे की तरफ मारने की जितनी भी कोशिश करते हैं, उतनी ही बल से साइकिल पीछे की तरफ जा रहे थे। अब दिमाग ठनक गया। राम नाम को याद करते हुए वो अब बस अपनी मंजिल तक जाना चाहते थे। अभी आगे बढ़ने ही लगे थे कि फिर से एहसास हुआ कि आगे का हैंडल किसी ने पकड़ रखा है, जिसकी वजह से साइकिल एक तरफ झुकती जा रही है। चारों तरफ अंधेरा, पूरा शरीर पसीने में भीगा हुआ, गला सूख गया और मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा था। झुकती साइकिल को बचाते बचाते ये चिंता भी थी कि डोल में रखी मांस की सब्जी गिर ना जाए। हड़बड़ाहट में साइकिल गिर गई और डोल दादाजी के हाथ में रह गया। अब तो बस आव देखा ना ताओ, दादाजी सरपट अपने घर की तरफ वापस हो लिए। अभी साइकिल छोड़कर घर के तरफ भागने ही लगे थे कि उनको लगा उनका डोल भी अब कोई छीन रहा है। आंखों पर बहुत जोर डाला पर कोई दिखाई नहीं दिया। डोल भी छोड़ दिया। जितनी गति से वो भाग सकते थे वो उस दिन भागे। उनको उनके नाम से कोई लगातार बुला रहा था, पर इस बार वो पीछे नहीं मुड़े।
फिर लगा कि जैसे किसी ने उनकी पीठ पर हाथ रखकर उनको रोकना चाहा, पर वो नहीं रुके। और रुकते भी कैसे? भागते भागते उनके जहन में वो सब बातें घूमने लगी जो इस मार्ग के बारे में उन्हें बताई गई थी, पर उन्होंने ये सोचकर नज़रअंदाज कर दी थी कि भूत प्रेत जैसा कुछ भी नहीं होता। राम नाम की माला जपते हुए वो जैसे तैसे घर पहुँचे। हांफते हांफते घर के अंदर आए और गहरी सांस ली। वो यकीन ही नहीं कर पा रहे थे कि आज उनके साथ कुछ ऐसा भी हुआ था। अपने आप को उन्होंने बहुत तसल्ली देने की कोशिश की कि ये सब भ्रम था, पर नहीं। एक लोटा पानी पिया और सबको सोता देख खुद भी चारपाई सरकाकर लेट गए। उस रात राम जी की कृपा खूब बरसी उनके ऊपर, ऐसा मानकर वो सोने की कोशिश में लगे थे, पर कुछ सवाल उनको सोने नहीं दे रहे थे। शायद भूतों को मांस बहुत पसंद है, ऐसा मानकर वो सो गए। सुबह कुछ देर से उठे तो दादी ने पूछा, साइकिल बहन के यहाँ ही छोड़ आए क्या? दादाजी ने कोई जवाब नहीं दिया। बच्चों ने पूछा कि बुआ ने हमारे लिए कुछ भेजा क्या? दादाजी चुप रहे और बच्चों को दूर कर दिया। दादी ने कहा, पानी भर दिया है आपके लिए, आप नहा धो लीजिए। जैसे ही दादाजी ने अपना कुर्ता उतारा तो दादी हैरान हो गई और जोर से चिल्लाने लगी, ये हाथ किसका है? नीले रंग में वो हाथ का निशान दादाजी की पीठ पर मानो ऐसे छपा जैसे उन दिनों मेले में लोग टैटू बनवाया करते थे। दादाजी की इतनी कोशिशों के बावजूद वो निशान नहीं गया। जो बात जो दादाजी किसी को नहीं बताना चाहते थे, उनके पीठ पर बने निशान ने बयां कर दी। वो नीला निशान कैसे आया, ये कहानी आज भी एक सवाल ही है, क्योंकि दादाजी विश्वास ही नहीं करते थे भूत प्रेत में। बच्चे जब भी जिद करते थे ये बात जानने की, तो दादाजी ये सारी कहानी बच्चों को लफ्ज़ दर लफ्ज़ सुनाते थे, बस शिक्षा बदल देते थे। शिक्षा कुछ भी कही जाती अंधविश्वास को बढ़ावा ही देती, इसलिए उन्होंने शिक्षा दी कि मांस मछली अथवा मांसाहारी भोजन को आहार के रूप में स्वीकार नहीं करना है, क्योंकि ये राक्षसों का भोजन है और हम इंसान हैं। दादाजी को भाव रहा होगा कि उस दिन अगर मांस की जगह शाकाहारी भोजन होता तो शायद ऐसा कुछ नहीं होता। राम जी ही जाने कि यह कहानी कितनी सच है या फिर कितनी झूठ, पर बताने वाले बताते हैं कि दादाजी के आखिरी समय में भी वो निशान उनकी पीठ पर मौजूद था। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। एक बार मैं दिल्ली गया था बैंक की प्रतियोगी परीक्षा देने। वहाँ मेरा एक दोस्त रहता था जो 5 सालों से दिल्ली में रहकर नौकरी कर रहा था। मैंने उसे फ़ोन किया तो वो बोला, तू कब तक यहाँ पहुँच रहा है? यार शाम के लगभग 7 तो बज ही जाएंगे। मैंने उससे कहा तो फिर मेरा दोस्त बोला, यार मेरी तो आज नाइट शिफ्ट है, मैं तो घर पर मौजूद नहीं रहूँगा। ऐसा कर, तू मेरे यहाँ पहुँचकर फ्लैट पर पहुँच जाना। मैं गेट पर मौजूद वॉचमैन को फ्लैट की चाबी दे देता जाऊँगा। मैं तुझे फ़ोन कर अपना एड्रेस भेज देता हूँ और तू कोई ऑटो या टैक्सी पकड़कर वहाँ चला। यार थैंक यू, तू ना होता तो पता नहीं मुझे किसी होटल में ठहरना पड़ता। मैं पहुँच जाऊँगा, तू चिंता मत करना। मैंने उससे कहा और फिर मैं शाम के 7:30 बजे तक उसकी सोसाइटी के गेट पर था। वॉचमैन ने मेरे दोस्त का नंबर लगाकर मुझसे बात करवाई। तब जाकर वॉचमैन ने मुझे फ्लैट की चाबी दी
और मैं उसके फ्लैट में पहुंचा तो स्विच दबाने पर लाइट नहीं चली। तो मैंने उसे फ़ोन किया तो वो बोला, यार वहाँ की लाइट ताली बजाने से जलती है, यहाँ तक कि टीवी, पंखा, एसी सब ताली बजाने से ही चलता है। मैं ठहरा आलसी, बार बार उठने के मुझे आलस आता है, तो इसलिए मैंने सभी इलेक्ट्रिक से चलने वाली चीज़ों में ताली सिस्टम करवा दिया है। खाना मैंने बनवा कर रख दिया है, तू गर्म करके खा लेना। और बाथरूम किचन के सामने है और बेडरूम किचन के बगल में है, वहीं अलमारी में तौलिया वगैरह रखा है, तो इस्तेमाल कर लेना। मैं सुबह 7 बजे तक वापस आ जाऊंगा। हाँ, मैं वो सब देख लूँगा, तू मेरी चिंता मत कर। मैंने ऐसा कहकर फ़ोन रख दिया। फिर मैंने एक ताली बजाई तो लाइट जल गई और 2 ताली बजाने पर पंखा भी चलने लगा। फिर मैंने सफ़र के कपड़े चेंज करके नहाया और टीवी खोलकर सोफे पर बैठ गया। इसके थोड़ी देर बाद मैंने खाना गर्म किया और खाकर फिर से टीवी देखने लगा। टीवी देखते देखते मुझे भयानक नींद आ गई क्योंकि मैं सफ़र का थका हुआ था। टीवी यूं ही चालू रह गई। करीब आधी रात के वक्त किसी ने 3 ताली बजाकर टीवी बंद की तो मेरी नींद टूटी। मैंने सोचा, ताली किसने बजाकर टीवी बंद की? कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा था? मुझे बहुत गहरी नींद आ रहे थे, लेकिन फिर मैंने वहीं सोफे पर बैठे बैठे एक ताली बजाकर लाइट जलाई। 1 ताली से लाइट चलते थे, 2 ताली से पंखा चलता था, 3 ताली से टीवी और 4 ताली से एसी चलता था। मेरे 1 ताली बजाने पर लाइट चल गई। तब मैंने इधर उधर देखा तो मुझे कोई नहीं दिखा, इसलिए मैं फिर से लाइट बंद करके सो गया। मुझे सोफे पर लेटे अभी 5 मिनट ही हुए थे कि किसी ने फिर से 1 ताली बजाकर लाइट जला दी। मैंने फिर इधर उधर देखा तो मुझे कोई नहीं दिखा और मैंने फिर से 1 ताली बजाकर लाइट बंद कर दी। लेकिन अब कुछ देर बाद किसी ने फिर 1 ताली बजाकर लाइट जला दी, 2 ताली बजाकर पंखा चला दिया और 3 ताली बजाकर फिर से टीवी खोल दिया। टीवी की आवाज़ इतनी तेज थी कि मेरा सिर फटने लगा। फिर मैंने 3 ताली बजाकर टीवी बंद कर दी, लेकिन फिर किसी ने थोड़ी देर बाद 3 ताली बजाकर टीवी चला दी और 1 ताली बजाकर लाइट बंद कर दी। मैंने सोचा, ये इतनी देर से कौन खेल रहा है और मेरे साथ ऐसा खेल कौन रहा है? और टीवी पर कोई कार्टून चल रहा था जहां एक टेडी बियर कमरे में उथल पुथल मचा रहा था और अब वैसी ही उथल पुथल उस कमरे में भी होने लगी जिस कमरे में मैं था। टेडी जैसा जैसा टीवी पर कर रहा था तो वैसा वैसा इधर भी हो रहा था। वो टेडी टीवी के दराज खोलता तो कमरे के दराज भी खुल जाती। वो सोफे पर पिलो उठाकर फेंकता तो कमरे में रखे सोफे के पिलो भी हवा में उड़ जाते। अब मैंने वहाँ से उठकर भागने का सोचा क्योंकि मुझे अब बहुत डर लग रहा था। अब मैंने जैसे ही सोफे से उठने की कोशिश की तो मैं सोफे से उठ ही नहीं पा रहा था और अचानक ही उस टीवी के टेडी के कमरे के दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई तो इधर भी ऐसा ही होने लगा और मैंने देखा कि एक भयानक हाथ ने उस कमरे के दरवाजे को खोला तो इधर भी वैसा ही किसी भयानक हाथ ने इधर भी बेडरूम का दरवाज़ा खोला। तब डर के मारे मैंने चीखना चाहा, लेकिन मैं चीख नहीं पा रहा था। ऐसा लग रहा था कि किसी ने मेरा गला दबोच रखा है। कुछ देर के बाद उसने मेरा गला छोड़ा तो तब मेरी सांस में सांस आई और फिर अचानक ही वो भयानक हाथ वाला इंसान काला सा लबादा ओढ़े मेरे सामने आया। वैसे ही टीवी में भी हो रहा था।
डर के मारे मैंने आंखें बंद कर ली और जब थोड़ी देर बाद आंखें खोली तो ना तो टीवी में लबादे वाला शख्स था और ना ही मेरे सामने। फिर मैंने चैन की सांस ली और सोफे पर जैसे ही लेटने लगा तो वैसे ही वो शख्स मेरे सामने फिर से आकर खड़ा हो गया और अब उसने अपने चेहरे से लबादे को हटाया। उसका चेहरा इतना भयानक था कि उसे देखकर मैं जोर से चीख पड़ा और मेरी आंखें बंद हो गईं। फिर कुछ देर बाद मैंने अपनी आंखें खोली तो देखा मेरे सामने टीवी अभी भी खुली हुई थी और उस कमरे में कोई भी मौजूद नहीं था। टीवी में वो टेडी बियर भी मौजूद नहीं था, उसमें तो कोई फिल्म चल रही थी। फिर मैंने मोबाइल में वक्त देखा तो सुबह के 4 बज रहे थे। मतलब वो सपना था और मैं जाग उठा था। और तभी मैं बाथरूम जाने को उठा तो देखा कि उस शख्स का लबादा वहीं बाथरूम के पास में मौजूद था। फिर मुझे कुछ भी समझ नहीं आया और मैं फ्लैट से निकलकर बाहर आकर गेट के पास बैठा रहा जब तक कि मेरा दोस्त अपने ऑफिस से वापस नहीं आ गया। फिर मैं उस दोस्त के फ्लैट में दोबारा नहीं गया। उससे अपना सामान मंगवाकर मैं एक होटल में रहने चला गया। वो डरावनी रात जब भी मुझे याद आती है तो अब तक मेरी रूह कांप जाती है। तो दोस्तों, ये थी आज की दूसरी कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की आखिरी कहानी की ओर। वो दिसंबर की एक ठंडी रात थी। शहर से दूर घने जंगलों के बीच से गुजरती एक सुनसान सड़क पर धुंध ने हर चीज को अपनी चादर में लपेट रखा था। इस सड़क पर यात्रा करने वालों का दावा था कि जैसे ही रात के 12 बजते हैं धुंध के भीतर कोई छाया चलती हुई दिखती है, कोई अज्ञात शक्ति जो हर किसी को अपनी ओर खींच लेती है। ये अफवाह गांव में अक्सर सुनाई देती थी, लेकिन कोई भी इस पर यकीन नहीं करता था। मुकेश और उसके दोस्त इस बात को महज एक अफवाह समझते थे। वो घोस्ट हंटिंग के शौकीन थे और ऐसे ही किस्सों की सच्चाई पता लगाने के लिए घूमते रहते थे। इस बार उनका लक्ष्य था धुंध वाली सड़क। वो सभी उत्साहित थे, सोचते थे कि यह बस एक और आम कहानी होगी जिसे वो मजे से नाकार देंगे। आधी रात के करीब वो जब कार से उस सड़क पर पहुंचे तो उन्हें हर चीज सामान्य लगी, लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़े धुंध और गहरी होती गई। मुकेश को अजीब सा लग रहा था, जैसे वातावरण में एक अजीब सी गंध घुल गई हो। अचानक मुकेश ने महसूस किया कि कार का तापमान गिरता जा रहा है और खिड़कियों पर अजीब सी नमी जमने लगी। कार के अंदर एक अजनबी ठंडक थी जो उनके शरीर को सुन्न कर रहे थे। तभी रोहन, जो पीछे की सीट पर बैठा था, घबराते हुए बोला, यार मुझे लग रहा है जैसे कोई खिड़की से बाहर हमें देख रहा है। उसकी आवाज में एक डर था जो पहले नहीं था। सभी ने तुरंत बाहर झांका, लेकिन सिर्फ घना कोहरा ही दिखा। मुकेश ने कार रोक दी और बाहर उतरकर चारों ओर देखने लगा। सड़क के दोनों किनारे ऊंचे ऊंचे पेड़ थे। उनकी शाखाएं अजीब आकृतियों में लटक रहे थे, जैसे किसी की विकृत उंगलियां। हवा में एक अजीब सी सिहरन थी और मुकेश का मन कुछ घबराया हुआ था। अचानक धुंध के बीच से किसी के चलने की आहट आई। वो आहट धीमी लेकिन साफ थी, जैसे कोई दूर से उनके पास आ रहा हो। सबकी धड़कनें तेज हो गई। मुकेश ने टॉर्च चलाकर उस दिशा में रोशनी डाली, लेकिन वहां कुछ नहीं था।
सब कुछ खामोश था। तभी पीछे से एक फुसफुसाहट आई, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। मुकेश के चेहरे का रंग उड़ गया। ये आवाज हवा में गूंज रहे थे, लेकिन बोलने वाला कोई नहीं था। एक घबराहट ने उसे घेर लिया। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वो समझ नहीं पा रहा था कि ये आवाज आ कहां से रहे थे। अचानक रोहन की चीख गूंजी, कोई मेरा हाथ पकड़ रहा है। मुकेश और बाकी दोस्त तुरंत मुड़े। रोहन अपने हाथ को कसकर पकड़कर खड़ा था, जैसे किसी ने उसकी कलाई को जकड़ लिया हो। उसकी आंखों में डर था और उसकी सांसें तेज हो रहे थे। जब मुकेश ने टॉर्च की रोशनी डाली तो उसकी कलाई पर गहरे नीले निशान थे, जैसे किसी ने लोहे की पकड़ से उसे दबाया हो। सब चुप थे, लेकिन डर उनके चेहरे पर साफ झलक रहा था। तभी कार का इंजन अपने आप चालू हो गया और हेडलाइट्स धुंध के बीच किसी आकृति को दिखाने लगी। एक लंबी छाया जिसकी आंखें आग की तरह जल रहे थे और उसका चेहरा धुंध के अंदर गायब हो चुका था। आकृति जैसे उनके करीब आ रही हो, लेकिन फिर अचानक गायब हो गई। ये दृश्य इतना डरावना था कि किसी के पास कुछ कहने की हिम्मत नहीं थे। मुकेश ने घबरा कर चिल्लाया, भागो भागो। वो सभी तेजी से कार में बैठे और वहां से भाग निकले। कार तेज रफ्तार में चलने लगी, लेकिन जैसे ही उन्होंने पीछे देखा, सड़क खाली थी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। धुंध अब भी उसी तरह फैली हुई थी, लेकिन वो अजीब आकृति गायब हो चुके थे। ये सब इतना अचानक हुआ था कि वो कुछ समझ नहीं पाए। अगली सुबह वो गांव के एक बुजुर्ग से मिले, जिन्होंने बताया कि कई साल पहले इस सड़क पर एक आदमी की रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई थे। उसे भी किसी अदृश्य शक्ति ने अपनी ओर खींच लिया था। तब से यह सड़क भूतिया मानी जाती है। बुजुर्ग ने बताया कि कई लोग इस सड़क पर आते जाते हैं, लेकिन उनमें से कुछ ही सुरक्षित लौट पाते हैं, बाकी सब गायब हो जाते हैं। मुकेश और उसके दोस्तों ने फैसला किया कि वो अब कभी भी ऐसी जगहों पर मस्ती के इरादे से नहीं जाएंगे। उन्होंने अपनी आंखों से देखा था कि धुंध में वाकई कुछ बसा हुआ था, एक अनदेखा डर जो हर किसी को अपनी गिरफ्त में ले सकता था। वो समझ गए थे कि ये अफवाहें सिर्फ कहानियां नहीं थी, बल्कि कुछ सच्चाई भी थी। इस घटना के बाद मुकेश और उसके दोस्त न सिर्फ डर गए थे, बल्कि उन्हें ये भी एहसास हुआ कि कभी कभी जिन चीज़ों को हम सामान्य मानते हैं, उनमें छिपा हुआ डर हमें अपनी चपेट में ले सकता है। वो अब कभी बिना समझे किसी अनजानी जगह पर जाने का जोखिम नहीं उठाते थे। वो जानते थे कि ये अनुभव कभी भी उनके जहन से नहीं जाएगा। रात की ठंडी हवा, कार के अंदर की घबराहट और वो अजीब आकृति, सब कुछ उन्हें हमेशा याद रहेगा। मुकेश ने खुद से ये वादा किया कि वो अब डर के आगे कभी नहीं झुकेगा, लेकिन उस डर का सामना करने की कीमत बहुत बड़ी थी। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानियाँ। अगर आपको ये कहानियाँ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।